देखिए, बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हो, मैं इस पे भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं चाहता हूँ हमारे जो लोग मेंबर बने हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं रोज़ सोचता था लेकिन याद नहीं रहता। फरीद खान साहब वो हमारे मेंबर बने, फारूक मेमन साहब मेंबर बने हैं, हमें जॉइन किया है। आरिफ शम्स तबरेज़ साहब उन्होंने जॉइन किया है, सैयद शाकिर साहब उन्होंने जो जॉइन किया है, राजा सिंह राजपूत साहब उन्होंने जॉइन किया है। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा शम्स तबरेज़ साहब ने ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा अजमल अबरार साहब और एक समजीम कोई है, उन्होंने ज्वाइन किया है। शाहिद सिद्दीकी साहब उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा मुस्तकीम यहाँ पे गालिबन मुस्तकीम अली साहब ने उन्होंने ज्वाइन किया है। अर्जुमन उन्होंने ज्वाइन किया है। सैयद ज़ियाउद्दीन साहब ने ज्वाइन किया है। एआर कमर साहब ने ज्वाइन किया है। शकील सैफी ने ज्वाइन किया है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हालाँकि मैं कहता नहीं हूँ कभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो उससे एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। मैं तमाम अरकान का उनका भी और जो व्यूअर है, ऐसा नहीं कि जो व्यूअर है नहीं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं करें, लेकिन करें तो बहरहाल अच्छा है। जो बात राशिद रिज़वी साहब आपने कही है कि इससे फ़र्क नहीं होता, सब जानते हैं कि इससे फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जो जो अवाम है एक हौसला भी बढ़ाना होता है। शेर व शायरी से जो है वो कभी जंग नहीं जीती जाती, लेकिन एक हरारत, हरकत, वो जगाने का काम, वो बेदार करने का काम, एक हौसला बढ़ाने का काम। जिस तरीके से अमेरिका और इज़राइल मीडिया, सोशल मीडिया पे अभी 80 लाख फर्जी जो है वो ट्विटर वो निकले मैसेजेस ईरान में जो किए गए थे। ये क्यों वायरल किए गए? ये लोगों पे एक परसेप्शन बनाने के लिए। तो ईरान ने जो पोस्टर ईरान के अंदर जो जारी हुए, जो इस तरीके के वीडियोज़, तो वो मेरे ख़्याल से ये कि हम भी अब आप ये ना समझ लेना कि हम कमज़ोर हैं। हम भी ताकतवर हैं और ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये हवा में भी नहीं है। आज ड्रोन, मैंने भी शुरू में कहा था कि आज ईरान के पास ऐसे-ऐसे ड्रोन है जिसकी कॉपी जो है वो चीन भी करने पे मजबूर है, रूस भी और अमेरिका भी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी पानी के अंदर से मिसाइल का निकलना, जो अंडर वाटर इन्होंने जो मिसाइलों का अपना एक सेटअप कर रखा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इनके पास रोबोट हैं जो सेंस रखते हैं जिसमें, और वो रोबोट इनके पास, और इसकी तादाद जो बताई जाती है तकरीबन 1 लाख रोबोट इनके पास है, जो फौज की शक्ल में है। वो इनके पास, तो टेक्नोलॉजी के मामले में अब अगर दिखा रहा है। अच्छा, फिर जो आपने कहा कि जब तक दिखाया ना जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान कहना है कि भाई हमने तो एक तरीके का टेस्ट कर ही लिया 12 दिन में, दुनिया ने वो हमारा मुजाहिरा देख ही लिया है, हम क्यों रोज रोज मुजाहिरा करेंगे? अब हम नहीं करेंगे मुजाहिरा, और हम तो अब सरप्राइज करेंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और यहाँ पे ये देखिए, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि आईआरजीसी ने कहा है कि उसने दुश्मन के नौसैनिक जहाजों की निगरानी और उन्हें निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों या मुहाजिर 6 और अबाबील 5 ड्रोन सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन तैनात किए हैं। ये आप देखिए कि ये इनकी एक तैयारी भी। इसके अलावा नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि ईरान के ऊपर जून में जो बम गिराए गए उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से नए बम तैयार कर लिए जो B2 बॉम्बर से गिराए थे। अमेरिका दहशत में आ गया। ये देखिए, यही ईरान करता रहा है। यानी B2 बम्बर जो गिराए अमेरिका ने, अब उसको जो है रिसाइकलिंग के जरिए या वहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग, देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग तो है। पहले चूंकि अमेरिका का कब्जा था एक तरीके से ईरान पर, हाँ, तो जो जो चीजें छोड़ करके भागे या यहाँ जो जो चीजें थी उसी को तो इन्होंने टेक्नोलॉजी में बदला और उसको जो है तो ये राशिद साहब, इस तरह की चीजें
जब सामने आती है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ईरानी हैं उनका हौसला बहुत बढ़ जाता है? वो समझते हैं कि नहीं, हम क्राइसिस में भी जो है वो स्ट्रांग है। राशिद साहब। जी मुमताज भाई, हौसला बढ़ाने की बात है, हम आपकी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर बात है हौसला बढ़ाने की। तो हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग को कोई, हमको नहीं लगता कि वीडियो की जरूरत है। एक अभी शुरुआत जहां इन्होंने शुरुआत किया और ईरान ने इनका एक भी जहाज समंदर में डुबो दिया, तो उससे आपको क्या लगता है सिर्फ ईरानियों का हौसला बढ़ेगा? पूरे मिडिल ईस्ट का हौसला बढ़ जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट का हौसला बढ़ जाएगा। जो कल तक ईरान को कमजोर आंकते थे, वो सब समझ, अभी तक तो लोग ईरान को इजराइल से कमजोर आंकते थे, लेकिन अब लोग ईरान को इजराइल से अपर हैंड मानते हैं, इजराइल को ईरान से कमजोर मानने लगे हैं। और जिस दिन ईरान ने बैकफुट पे ढकेल दिया अमेरिका को, तो ये भी आप मान के चलिएगा कि मिडिल ईस्ट में लोग मान लेंगे कि अमेरिका ईरान से कमजोर है, और मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बिस्तर बन जाएगा, उसकी पैकिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसी बात को लेकर के अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम उसको हीरो बनवा दें अननेसेसरी। इसीलिए वो दबाव बना रहा है, आर्थिक दबाव, घेराबंदी कर रहा है, हर तरीके से वो कर रहा है। कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, हमने आपसे कहा था कि उसने कौन 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 देश कितने का बिजनेस कर रहे हैं ईरान से, उन सब की उसने लिस्ट बनवाने के लिए कहा है कि सबकी लिस्ट बनाओ, सबके ऊपर हम 15-15% टैरिफ लगाएंगे। अगर कोई आपके यहाँ बिजनेस अमेरिका से न कर रहा हो, सिर्फ ईरान से कर रहा हो, तो उसके ऊपर आप टैरिफ नहीं लगाओगे, उसके ऊपर आप सैंक्शन लगाओगे। तो अगर वो अपनी ताकत पर इतना उसको भरोसा होता कि हम ईरान पे 2 मिसाइल मार करके जीत सकते हैं, एक दो जगह हमला करके जीत सकते हैं, तो वो अब तक कर चुका होता। वो आर्थिक दबाव नहीं बनाता इनके ऊपर, फाइनेंशियल अटैक करता ही नहीं। फाइनेंशियल अटैक करने का मतलब ही है कि आपने बेड़ा खाली दिखाने के लिए खड़ा कर दिया है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है उस पे हमला करने की। जी मुमताज भाई। ये दुरुस्त है आपकी बात। और यहाँ पे एक और खबर आ रही, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है, यरूशलेम में 2 सगे भाइयों को आज जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया गया। ये पैसों के बदले ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। इन पे इल्जाम लगाया गया है कि ईरानी खुफिया एजेंसी से इनकी बराह रास्त जो है वो बातचीत हो रही थी। ये खबर आई है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा कि अमीन अहमद अल सादमी यमन के एक नागरिक ने अपने खुद की निजी अजीज कार मर्सिडीज बेंज को यमनी मिसाइल बलों को दान कर दी है और कहा है कि हमारा दान फिलिस्तीन के लिए एक कर्तव्य है, एक फर्ज है। तो इस तरह की चीजें जब राशिद साहब आती हैं, मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अभी जंग नहीं है और हार जीत का उस तरीके से नहीं है, लेकिन अमेरिका का इस सतह पे आके ईरान से बातचीत करना दोबारा इतना तमतराक के बाद, क्या लग रहा है कि दुनिया में क्या मैसेज गया होगा ईरान के ताल्लुक से? जंग हुई नहीं हुई अभी उसका मसला नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस सतह पर आके बात कर रहा है, इसका क्या मैसेज होगा दुनिया की सतह पर? राशिद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ डिप्लोमेटिक मैसेज क्या होगा? भाई, हम किसी के न सपोर्ट में न किसी के अगेंस्ट हैं। इसके दो मैसेज हैं। अब सोचने वाला किस तरीके से सोचता है। एक तो ये है कि जो अमेरिका समर्थक हैं, वो तो ये कहेंगे कि बेवजह ईरान टटरा रहा है, उसके सामने, अमेरिका के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जो ईरान के समर्थक वाले लोग हैं, वो ईरान के लिए ये कहते हैं
कि ईरान कम से कम उसने अपनी आबरू से कोई सौदा नहीं किया, अपनी इज्जत से, अपने वकार से कोई समझौता नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस चीज को दूसरा जो एक पक्ष होता है बुद्धिजीवियों का, वो कहता है कि ईरान ये हिमाकत कर रहा है, अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहा है। तो अब आप इसको अगर जोड़ेंगे करबला से, तो इमाम हुसैन ने भी माज़अल्लाह वो हिमाकत कर दी। अगर चुपचाप सरेंडर कर जाते और बैअत कर लेते तो उनकी फैमिली बच जाती है, वो जिस एरिया में चाहते वहां हुक्मरानी कर लेते। लेकिन उनको यजीद के परचम के नीचे रहना पड़ता, जो कि वो जानते थे कि ये गलत है, और वो गलत के साथ वो खड़े नहीं हुए। वही काम ईरान कर रहा है कि जान रहा है अमेरिका गलत है, इसलिए वो अमेरिका के समर्थन में खड़ा नहीं हो रहा है, अमेरिका के विरोध में खड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे लोग हैं मुमताज भाई, लोगों की अपनी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन हम ये जानते हैं, हमको इतना पता है कि समंदर में खड़े हो करके तो अमेरिका ईरान से नहीं जीत सकता, किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। बशर्ते ये है कि अरब मुल्क अपना एयरबेस उसको न दे। ईरान को वो नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन ये देखना है किस लेवल तक पहुंचा सकता है। हमको लगता है कि जो भी नुकसान पहुंचाएगा वो शुरू के 5-6 दिन में ही पहुंचा पाएगा। उसके बाद वो अपने नुकसानों को, अपने आप को नुकसानों से बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, इतनी तादाद में है कि अगर वो एक एक बार में 500-500, 1-1 हजार, 2-2 हजार मिसाइल उनके तरफ छोड़ना शुरू करेगा, तो इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो इतना आसानी से उनको बचा नहीं पाएंगे। और 2-3 मिसाइल भी अगर उस पर गिर गई तो आप भी समझिए कि समंदर उसका कब्रिस्तान बन गया। 2-3 मिसाइल की बात कर रहे हैं, जो आपका इतना बड़ा आयरन डोम है, जिसकी लंबाई जो है 300-400 मीटर लंबाई जिसकी है, जिसके ऊपर कितने एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, 60-70 एयरक्राफ्ट खड़ा रखता है वो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल अगर इनकी खुर्रम शहर जैसे 3-4 गिर गई उसके ऊपर, तो पानी के अंदर उसका डूब जाना 100% लाजमी है। तो इसलिए ईरान के ऊपर वो अभी किसी तरीके से हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा है। पहले भी हम कह रहे थे आपसे कि उसको इनपुट मिल ही नहीं पा रहा है कि कहाँ कहाँ पर इनके गोडाउन हैं, और उन जहां पर हैं उनकी गहराइयां क्या हैं। अगर हम उनके ऊपर B-2 बम्बर भी मारते हैं, जहां इन्होंने टनल में अपनी मिसाइलें रखी हैं, तो उस B-2 बम्बर से कितना नुकसान हो सकता है, उनकी मिसाइलें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ये सब चीज पे वो श्योर नहीं हो पा रहा है। वो जानता है कि 2-3 जगह पर भी अगर हमारा हमला नहीं हो पाया और वहां से हमारे ऊपर हमला हो गया तो हम बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो वो यही चाहता है कि इसराइल को खामोश कराने के लिए ईरान को थोड़ा सा दबा करके न्यूक्लियर वाले प्रॉब्लम को सलूशन निकाल लिया जाए, और हाइपरसोनिक वाले का भी सलूशन निकाल लिया जाए, ताकि हम अपने यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किसी और देश पे जाके गुंडागर्दी करें। तो वो फोकस करने पे लगा है दूसरे दूसरे कंट्रीज पे, जो आपके लैटिन अमेरिका की हैं। क्यूबा वगैरह के ऊपर भी ये बहुत प्रेशर बनाया करता है। आपका कंबोडिया वगैरह पर इसने बहुत प्रेशर बनाया, और मिडिल ईस्ट में वो सीरिया के तेल के ऊपर उसने अपने लोगों को लगा दिया है। अब सीरिया का तेल उनके कंट्रोल में आ गया है। आपका वेनेजुएला का अपना कब्जा कंट्रोल कर लिया है। ईरान पे भी उसका पूरी नियत है कि अगर ईरान न माने हम हमला कर लें, और फिर अगर रिजीम चेंज करवा दिया, उसमें कामयाब हो गए, तो वहां के भी तेल पे कंट्रोल हम पा जाएंगे। तो अमेरिका जो मेक अमेरिका बन रहा है वो गुंडागर्दी से बन रहा है, और ग्रेट अमेरिका भी गुंडागर्दी से ही बन रहा है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ये बचा नहीं पा रहे हैं। बहुत बुरे इनके हालात हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, लोग वहां परेशान हैं। और जो जैफरी एप्स्टाइन की फाइल जो इनकी खुली है, इनके कारनामे खुले हैं, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को खामोश कर दिया है। मुमताज भाई, जितना चहक चहक के डोनाल्ड ट्रंप पहले बोला करते थे, आज आप देखिए वो मीडिया के सामने बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि उनसे इसके ऊपर सवाल हो रहे हैं।
अब वो शट अप बोल के आगे बढ़ जाते हैं। इजराइल ने जो फिलिस्तीनी उनके यहाँ कैदी हैं और उनको 7 अक्टूबर का दोषी पाया, उन्होंने उन लोगों को फांसी देने की तैयारी पे लगा हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि एक एक आदमी को फांसी देने के लिए हमारे 3-3 जल्लाद बटन दबाएंगे। ये उसका स्टेटमेंट आया है। वहीं पर इसी नेतन्याहू के खिलाफ उनके जो पुराने रक्षा मंत्री थे, गैलेट समथिंग क्या नाम था उनका, उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको झूठा मक्कार साबित किया और ये कहा कि इसने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, नेतन्याहू ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उनके गले में सारी 7 अक्टूबर वाली सारी नाकामियों को उनके ऊपर थोप दिया। तो और ये बात मुझको कभी इस बात का यकीन में नहीं था कि हम इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ओपन प्लेटफॉर्म पे आके बोलेंगे। तो उधर नेतन्याहू के खिलाफ भी आग सुलग रही है, उधर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आग सुलग रही है और दोनों ईरान को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर हमला अगर करेंगे तो इनके लिए नुकसानदेह है, अंदरूनी भी और बाहरी तौर पे भी। इनकी फौज इतनी यूनाइट नहीं है, इनकी फौज में इतनी कुवत नहीं है कि वो ईरान का सामना कर पाए। जी मुमताज भाई कह रहे हैं और ज्यादा टाइम नहीं है। फिरोज बख्श साहब बाहर थे और वो गाड़ी से ही जुड़ गए। उनकी मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से उनको लग रहा था। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बेन गवीर इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु युक्त ईरान को स्वीकार नहीं कर सकता। नेतन्याहू ट्रंप को संबोधित करने और उन्हें समझाने में सक्षम हैं। ये बहुत बड़ी बात कही अगर देखा जाए। हमारे साथ जुड़ गए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं और इसके साथ साथ वो मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं चूंकि आप रास्ते में हो, मैं ज्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता, बस हो गया मेरा टाइम। लेकिन मैं सिर्फ एक कमेंट आपसे फिरोज बख्श साहब कि किस तरह से अब हालात को देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्योंकि नेतन्याहू अब एक दिन और पहले अमेरिका जा रहे हैं, उनको बड़ी बेचैनी है। क्या वो समझौते से डर रहे हैं जो ईरान और अमेरिका में होने जा रहा है, या फिर और कोई वजह है? जी आवाज आ रही है मुमताज साहब? जी आ रही, बहुत बढ़िया। हेलो, आ रही है, आप आ मुझे, रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ, देखिए कि आजकल एक पॉजिटिव क्या चीज हो गई है अमेरिका में कि एक अच्छी खासी लॉबी, बल्कि मैं कहूँगा कि लगभग पूरा जो अमेरिका है इस वक्त वो एंटी इजराइल है। जो भी कुछ इसराइल ने किया है वहाँ पे और अमेरिका की सरपरस्ती में, तो टोटली एंटी इजराइल अब वहाँ माहौल हो गया। पहले तो प्रो इजराइल थे, वो समझ रहे थे कि वो जो सिलसिला था ना कि वो हिटलर ने इनको मारा है, वो सब सारा वो सब अब उसकी इतनी अब वो नहीं रही। अब तो एक इसराइल जालिम है और अमेरिका उसके पंजे में, उसके क्लचीज में है। एक तो ये चीज हो गई, ये पॉजिटिव चीज हो गई ईरान के लिए, बल्कि पूरी अरब वर्ल्ड के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसराइल पूरी अपनी कोशिश करेगा ट्रम्प को शीशे में उतारने की, और अभी मतलब उसने ये कोशिश कभी छोड़ी नहीं है। ट्रम्प साहब भी अपने मुल्क के मिजाज को समझते हैं। अब ठीक है, इसराइल उनके बच्चे की तरह है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ, अमेरिका की कॉस्ट पे थोड़ी उसको तबाह बर्बाद करके इसराइल की मदद करेंगे। लिहाजा अब ऐसा है माहौल यहाँ पे कि इसराइल ठीक है, वो चाहता है कि अमेरिका उस पर हमला करे, अकेला तो वो करेगा नहीं। अब ये पता नहीं अगर ये दोनों मिलकर धोखा दे दें ईरान को, लेकिन अब इतना इजी नहीं है, क्योंकि अब ये जियो पॉलिटिक्स वहाँ की बदल चुकी है। अगर जियो पॉलिटिक्स वहाँ की नहीं बदलती डॉक्टर मुमताज, तो ये ईरान पे कभी का हमला कर चुके होते हैं। और मतलब ये है कि जो जून की वॉर थी उसी को थोड़ा सा कुछ वेट करके, थोड़ा सा ब्रीदर लेके और ईरान को ये खत्म कर तकरीबन कर चुके होते, लेकिन वो आसान काम नहीं है। और रही बात इसराइल का ये कहने की कि भाई वो अपने जो इसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनका जो भी एटॉमिक प्रोग्राम है या जो भी उनकी शराइत है, वो
क्यों माने भाई? ईरान ईरान का अपना सिस्टम है, ईरान अपने सिस्टम से चलेगा या नेतन्याहू के सिस्टम से चलेगा? क्या नेतन्याहू सुप्रीम कमांडर की बात मानेंगे कि सुप्रीम कमांडर ये कह रहे हैं कि मैं अपना जो भी मेरा सॉर्टेड आउट यूरेनियम है मैं दे दूंगा यूएसए को, तुम भी अपने जो एटॉमिक वॉरहेड है यूएसए को दे दो? वो सुन लेंगे उनकी बात? नहीं सुनेंगे। तो ईरान क्यों सुने? तो जोर जबरदस्ती है, हिटलरवाद है और दबा रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान दबने वाला नहीं है। ईरान या तो मरने वाला है, लेकिन दबने वाला नहीं है, मारने वाला है। और मेरा ख्याल है इसी शुद्ध-बुद्ध में ट्रम्प साहब के समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। और ये जो नेतन्याहू हैं, ये सोचते हैं कि अगर ईरान को मैं ऐसे ही गिरा लूंगा, ये भी कभी तक का ईरान को खत्म कर चुके होते हैं। तो अभी ये चलता रहेगा और मेरा ख्याल अल्टीमेटली एक बात कह के मैं इजाजत लूंगा कि मतलब बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो गया। ट्रम्प ने समझ लिया है कि बातचीत के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, जंग रास्ता नहीं है, कि जंग में तबाही दोनों मुल्कों की है। और अमेरिका का जो एक वो बना हुआ है, मुट्ठी बंद है, जो हम कितने दिन से कह रहे हैं, अगर अमेरिका ने अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया, तो ये मुट्ठी खुल जाएगी। अमेरिका इसराइल दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर ये जंग शुरू हो गई। लिहाजा बातचीत का दौर शुरू हो गया है और वो मेरे ख्याल से आगे चलेगा। लेकिन इसके साथ मैं इजाजत लूंगा कह के, अमेरिका इसराइल दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज ममालिक हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं कि जंग में फंसेंगे। जी डॉक्टर मुमताज। बस दुआ करा के जाइएगा। मैं आखिरी एक छोटा सा कमेंट और लूंगा राशिद रजीक साहब से, क्योंकि जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात कही है और वहीं से मैं कि अब जबकि इजराइल सैन्य अधिकारी खुद मानते हैं कि इजराइल को के वजूद को खतरा है, तो समझ जाइए कि जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि अब वहां रिपोर्टें आ रही हैं, ये खुद इजराइल अब मानता है, इसीलिए वो मिसाइल से डरा हुआ है, ईरानी मिसाइलों से। तो जो परिंदा पर नहीं मार सकता, आयरन डोम है, एरो 2 है, एरो 3 है, थर्ड है, पता नहीं क्या क्या है। तो अब तो इसका मतलब ये कि ये खुद ही एतराफ कर रहे हैं कि इनका कोई मतलब नहीं। अगर ईरान शुरू हो जाएगा तो फिर ये हवा में सब हो जाएगा जितना इनका। और मुझे याद आ रहा है कि आपको याद होगा हसन नसरुल्लाह साहब ने कहा था आयरन डोम के बारे में कि मकड़ी के जाले से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। तो क्या माना जाए कि ये उसी तरह की बात अब सामने आ रही है, ये इसको समझा जाए। तो ये एक जो है आप हमें बस वो कर दीजिए और उसके बाद मैं दुआ जरूर करके जाइएगा फिरोज बख्श साहब। जी मुमताज भाई देखिए, उस रिजीम में उसके आसपास कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इजराइल को पस्त कर सके सिवाय टर्की के। टर्की के अलावा उसके पास पड़ोस में आसपास कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इजराइल को डिफीट दे सके सिवाय ईरान के। और क्योंकि वो नाटो का मेंबर है टर्की, टर्की के बहुत सारे इंटरेस्ट है वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए टर्की से उसको उतना खतरा नहीं है। उसको मेन खतरा ईरान से है। टर्की के साथ उसके बिजनेस भी चल रहे हैं, लाइजनिंग भी चल रही है। ईरान के साथ उसके कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई लाइजनिंग नहीं चल रही है। इसीलिए वो चाहता है कि ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल ना हो जो हम पे हमला कर सके। ना तो कतर के पास है, ना सऊदी अरेबिया के पास है, ना मिस्र के पास है ऐसी मिसाइल इस कैपेसिटी की, इस कैलिबर की, जो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। वो चीज है तो ईरान के पास है। ये टर्की के पास भी फाइटर प्लेन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अटैकिंग वाले। लेकिन उसको खतरा सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के ईरान से है। ईरान को दोनों मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर ये तो रिजीम चेंज हो जाए, हमारा पिट्ठू बैठ गया है, तो एक इजराइल के ऊपर से खतरा भी खत्म हो जाएगा और तेल के तेल हमारा रहेगा। वो इसके ऊपर ये लोगों ने बार बार कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार ये फेल होते गए। आप देखते होंगे कि जिस तरह कोई एक मूवी आई थी, डर नाम था उसका, उस पे अनुपम खेर जो है क्रिकेट की किट पहने
पैड वगैरह बांधे, ग्लव्स पहने हुए बैट लेकर तैयार रहते थे, मैच देखते थे इंडिया का, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कॉल आ जाए इंडिया टीम में, हमारी जरूरत न पड़ जाए इंडिया टीम में। एक कॉमेडी सीन था वो। वही हाल है आपका रजा पहलवी का, तो एकदम सूट बूट तैयार बैठे रहते हैं कि कब हमको जाना पड़ जाए ईरान वहां की सदारत संभालने के लिए, पता नहीं कब ईरान को हमारी जरूरत पड़ जाए। वो रेडी रहते हैं। जहां पर ऐसे थोड़े से हालात बनते हैं, आप देखिए वो सूट बूट पहन करके आके अपना स्टेटमेंट फॉरवर्ड करने लगते हैं, ईरानियों को संदेश देना चालू कर देते हैं। तो ये हाल इन लोगों ने अपना जोकरों जैसा बना के रखा हुआ है। तो वो रिजीम चेंज करने की बहुत कोशिश की ईरान इजराइल ने, लेकिन वो वहां की चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां की जितनी भी लीडरशिप है वो सारी आ करके एक सेंट्रलाइज खामनाई के पास हो जाती है। वो चाहे आपकी IRGC की हो, चाहे आपकी बसीजी की हो, वो चाहे आपके साइंटिस्ट की हो, ब्यूरोक्रेट की हो, लीडरशिप की हो, सबकी आखिरी कमान जो है आपके खामनाई के पास रुक जाती है। तो इसलिए वहां पर कोई मनमानी नहीं कर सकता, कोई इस तरह का परिवर्तन लाने के लिए नहीं कर सकता। अभी जिस ग्रुप से जुड़े हुए थे हमारे वहां के राष्ट्रपति महोदय ईरान के, फिजिशियन, उन्हीं के पार्टी की एक लेडी है जो लोगों को मतलब अंदर विद्रोह पैदा कर रही थी पार्टी में, उनको और कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया इन लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि उनको बाहर के दुश्मनों से ही खतरा है, उनको अंदर के दुश्मनों से भी खतरा है। तो इसलिए इसको जिस हिसाब से सेंट्रलाइज करके खामनाई साहब चला रहे हैं, जिस तरीके से हर चीज को कंट्रोल किए हुए हैं, ये बात चाहे वो मजहब के नाम पर लोगों को जोड़ रहे हों या वो अपनी गैरत के नाम पर जोड़ रहे हों, जिस तरह भी जोड़ रहे हों, लेकिन लोगों को वो जोड़ने में कामयाब हुए हैं और लोग परेशान हाल हैं, लेकिन ईरान के साथ खड़े हैं। और ईरान की सरकार ने लोगों से ये वादा किया है कि बहुत जल्द हम आप लोगों के हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी मुमताज भाई। बिल्कुल। और जयदीप साहब ने कहा कि एक बड़ी दिलचस्प मजेदार खबर आ रही है कि इन लोगों को इनके लोगों की बुद्धि पर हंसा जाए, रोया जाए, तरस खाया जाए। अब वेस्टर्न नहीं बल्कि इजरायली मीडिया बोल रहा है, उन्होंने गलती से वेस्टर्न लिख दिया था, बोल रहा है कि एप्स्टीन मुसलमान था। और उसकी वजह क्या बताइए कि मुसलमान था इसीलिए तो वो जो है किस्बा खरीदा था, यानी जो गिलाफ होता है खाने काबा का। तो बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन हालात सबकी पस्त है और सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया में न आने की एक बड़ी वजह एप्स्टीन फाइल भी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ है, लोग इस्तीफे दे रहे हैं और अभी तो घर में जूतम पैदार होगी, उसका क्या होगा? घर में जो मार होगी, जो बीवी मारेगी, चाहे राष्ट्रपति तो एक मियाँ भी तो होता है, राष्ट्रपति वो होगा किसी के लिए, प्रेसिडेंट होगा, लेकिन जूता तो घर में खाएगा ही अगर गड़बड़ करेगा तो अभी घर में जो मार होगी उसका क्या होगा? तो वो भी जो है फिरोज बख्श साहब मजे ले रहे हैं। भाई ये तो सही पॉइंट पकड़ लिया इन्होंने। भाई राष्ट्रपति मान लो डोनाल्ड ट्रम्प है तो होंगे राष्ट्रपति दुनिया के लिए, होंगे बार बार आप ये फिरोज बख्श साहब कहते हैं, लेकिन फिरोज बख्श साहब घर का हाल बताइए, कब्र का हाल मुर्दा जाने। तो वो हाल तो होगा ही। ये तो दुआ भी करा दीजिए जरा इस पे, मैं ज्यादा तो नहीं मुझे नॉलेज, जरा इस पे आप भी बोल दीजिए घर में क्या होगा एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद। जी जी जी, बिल्कुल सही। वो तो देखिए जो होगा वो तो होगा ही। इसी वजह से अपने वो छुपे बैठे हुए हैं ट्रम्प साहब। और ट्रम्प साहब की एक दो कहानियां नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। और ये मतलब सिर्फ उनके घर वाले नहीं जानते, पूरी दुनिया जान गई है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मौजूदा सूरत हाल ये है। अच्छा, आपने ये कहा कि तुर्की के पास अच्छा खासा असला है, तुर्की के पास फजाइया है, वो सब ठीक है, तुर्की नेटो का मेंबर है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं, गालिबन राशिद साहब ने कही थी क्या कि ये
तुर्की जितना ही पावरफुल इजिप्ट है, लेकिन इजिप्ट ने चूंकि गुलामी कर रखी है अंकल सैम की और इसराइल की, इसलिए जो इजिप्ट है वो बीच में नहीं पड़ रहा है। इजिप्ट जिस दिन खड़ा हो गया ना, तो मैं अमेरिका की नहीं कहता, कम से कम इसराइल की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसके आगे बोल जाए। गालिबन ये 1972-74 की बात है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो इजिप्ट इसराइल के बिल्कुल अंदर तक पहुंच गया था, तल अवीव तक पहुंच गया था। तो गोल्डा मायर वहां की वजीर आजम थी, उन्होंने उस टाइम जो वैसे खैर उस तो वैसे फोन हुआ करते थे, उन्होंने फोन पर वहाँ प्रेसिडेंट जॉनसन से ये कहा कि इजिप्ट को रोको, ये इसराइल खत्म हो जाएगा, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर इजिप्ट को नहीं रोका तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो उनकी इस बात पे फिर अमेरिका ने 24 घंटे में आके सब ये है कि कंट्रोल किया और इजिप्ट को कहा कि भाई तुम पीछे हट जाओ, वरना अगर इजिप्ट उस टाइम पीछे नहीं हटता तो आज ये मतलब जो भी ये जो इसराइल जो भी जुल्म कर रहा है लोगों के ऊपर, ये सब नहीं होता। तो ये सब वक्त वक्त की बात होती है, इफ्स एंड बट्स में हिस्ट्री तो नहीं बदलती। और रही बात एप्स्टीन फाइल्स की, तो इसमें आपको पता होगा क्लिंटन के टाइम पे एप्स्टीन फाइल्स नहीं थी, लेकिन उनका भी जो मसला था वो भी बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया था। ठीक है, अब उनका तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब इनका मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ट्रम्प साहब का। ठीक है, ये अपने समझते हैं मैं दुनिया का चैंपियन हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन अब यह है कि ये बिल्कुल जैसे बिल्कुल दुम दबा के बैठे हुए हैं, जैसे बिल्कुल आप समझते हैं ना कि बिल्कुल चूहे की तरह छुप के बैठे हुए हैं। और बस हम दुआ यही करते हैं कि देखिए कि तुर्की हो चाहे मिस्र हो या सऊदी अरब हो, कोई हो, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के सामने डट जाए। उस मैं उसकी वजह सुपरसोनिक और ये ड्रोन नहीं है ईरान के, उसकी वजह है कि ईरान के लोगों की जो लेगेसी है वो हजरत इमाम हुसैन की लेगेसी है, हजरत अली करमल्ला वजह की लेगेसी है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, जो अली का प्यारा वो मेरा प्यारा। तो ये जो लोग हैं, ये जितने भी मुनाफिक अरब ममालिक हैं, जितने भी हैं 50-55, इनके अंदर वो दम खम नहीं है जो हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स के अंदर है। और एक आज ईरान के जितने भी 9 करोड़ लोग हैं, हर आदमी वहाँ इमाम हुसैन है, ये मान के चलिए। और हम यही दुआ करते हैं कि अगर इन्होंने जरा सा भी हाथ मतलब धरा हजरत इमाम हुसैन की लेगेसी के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, तो ये फिर क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी डॉक्टर मुमताज, और दुआ यही है कि अमन कायम रहे, बातचीत होती रहे अमेरिका में और ईरान में डायरेक्टली। जी बिल्कुल। और राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है कि अमेरिका का भौकाल खत्म होने वाला है। और देखिए, कोई भी तानाशाह हो, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर है कि वो उसका एंड होता है। तो यही हमें दिखाई दे रहा है। जयदीप साहब ने लिखा है कि इंडोनेशिया पहला देश होगा जो कि गाजा में अपनी फोर्स भेजेगा, जो कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के रूप में भेजी जानी है। तो ये खबर भी आ रही। बहरहाल बहुत सारी खबरें, सही कहा जयदीप साहब ने कि कई बार छूट जाती है, रह जाती हैं। इतना लंबा हम लोग करते हैं फिर भी कुछ खबरें रह जाती हैं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर लूँ और सारी खबरें तकरीबन कवर हो जाती, लेकिन फिर भी जो रह जाती मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब कि आप बिल्कुल, मैं तो नाउम्मीद हो गया था कि आज तो फिरोज बख्श साहब का चेहरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये है कि वो आपने गाड़ी से बैठे बैठे कर दिया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे व्यूअर भी आपके शुक्रगुजार है। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी आज वो जाहिर सी बात है कि एक सदमा उनको हुआ है, आपके मामू का इंतकाल है, लेकिन मैंने चूंकि कहा कि ये ईरान के मसले पर है चूंकि, तो इसलिए जरूर आप ले आए। मैं फिर अल्लाह एक उनकी बार मग़फ़िरत फरमाए। गुजारिश करूंगा
नहीं, मैं फिर एक बार तमाम जो हमारे हाज़रीन इस वक़्त हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। मरहूम का नाम है सादिक हसन रिज़वी इब्न मंज़ूर हसन रिज़वी। उनके लिए एक सूरह फ़ातिहा भी जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ दें। मग़फ़िरत की जो लोग दुआ कर सकते हैं वो कर दें। जो लोग आत्मा की शांति, हमारे बहुत सारे भाई हैं, अपने अल्फ़ाज़ में वो कर दें। तो मैं बहरहाल आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ताज़ियत एक बार फिर मैं राशिद रिज़वी साहब की खिदमत पेश करता हूँ। गुड नाइट, शब ख़ैर, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इंशाअल्लाह हयात रही तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी पूरे अपडेट साथ। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और जिन लोगों ने जॉइन किया उनके शुक्रिया। आप लोगों से गुज़ारिश है कि जाते-जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बहुत कम लाइक आप लोगों ने किए हैं और जॉइन भी जो लोग अगर करेंगे तो मैं मुझे बड़ी खुशी होगी, तो आप लोग जॉइन भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।